नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जिसे सच में उसकी आत्मा कहा जाता है, यानी हमारे मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद हैं, वो नींव हैं जिस पर हमारे देश का पूरा लोकतंत्र और हर एक नागरिक की आजादी टिकी हुई है। और ये बात बिल्कुल सही है। सोचिए, अगर ये अधिकार ना होते तो हमारा संविधान सिर्फ एक किताब होता, एक बेजान ढांचा। यही अधिकार तो हैं जो इसमें जान डालते हैं, इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक ऐसा दस्तावेज जो समय के साथ बदलता है, हमारी जरूरतों को समझता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। तो एक बुनियादी सवाल उठता है कि अगर सारी की सारी शक्ति सरकार यानी स्टेट के पास है, तो फिर आम नागरिक की रक्षा कौन करेगा? यहीं पर सीन में आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। ये एक ढाल की तरह हैं जो हमें राज्य की असीमित शक्ति से बचाते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इन अधिकारों को संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं। फिर देखेंगे कि इनकी नींव कैसे रखी गई। इसके बाद स्वतंत्रता के उन 6 स्तंभों की बात करेंगे, जानेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं, हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच क्या है, और आखिर में इनके प्रोटेक्शन और इनकी सीमाओं पर भी एक नजर डालेंगे। तो पहला पड़ाव, संविधान की आत्मा। इन्हें मौलिक या फंडामेंटल पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी इंसान के इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल विकास के लिए, मतलब उसके सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक आजाद और सभ्य समाज का सार है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इनकी नींव कैसे रखी गई। देखिए, मौलिक अधिकारों की ये पूरी इमारत 2 बहुत मजबूत आर्टिकल्स पर टिकी है, आर्टिकल 12 और 13। यही 2 आर्टिकल तय करते हैं कि ये अधिकार किसके खिलाफ लागू होंगे और इनकी असली ताकत क्या है। तो आर्टिकल 12 बताता है कि राज्य यानी स्टेट आखिर है क्या, और ये सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें नहीं हैं। इसमें संसद, पंचायतें, नगरपालिकाएं और यहां तक कि वो संस्थाएं भी शामिल हैं जिन पर सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण हो, जैसा कि अजय हासिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था। और आर्टिकल 13, इसे आप संविधान का बॉडीगार्ड समझिए। ये साफ साफ कहता है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उन्हें कमजोर करता हो, और अगर ऐसा कोई कानून बन भी गया तो अदालतें उसे रद्द कर सकती हैं। इसी पावर को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। मौलिक अधिकार जस्टिशिएबल हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी सीधा कोर्ट जा सकता है और उन्हें लागू करवा सकता है। ये एक कानूनी हक है। वहीं दूसरी तरफ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी डीपीएसपी हैं, वो सरकार के लिए नैतिक और राजनीतिक निर्देश हैं। वो एक गाइड की तरह हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की ओर, आजादी के 6 स्तंभ। हमारे मौलिक अधिकारों को मोटे तौर पर 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। इन्हें आप भारतीय लोकतंत्र के 6 सबसे मजबूत पिलर्स की तरह देख सकते हैं। ये हैं समानता का अधिकार, यानी कानून के सामने सब बराबर। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने की आजादी जैसी कई आजादियां शामिल हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो बंधुआ मजदूरी जैसी प्रथाओं पर रोक लगाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हर किसी को अपना धर्म मानने की आजादी देता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करते हैं। और सबसे अहम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इन सभी अधिकारों का गार्डियन है। अच्छा, अब थ्योरी से निकलकर जरा प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये अधिकार असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। हम 2 सबसे जरूरी कैटेगरीज पर फोकस करेंगे, समानता और स्वतंत्रता। आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर, पर इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि राज्य मनमाने ढंग से यानी आर्बिट्रेरी तरीके से काम नहीं कर सकता। जैसा कि फेमस मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सरकार का हर एक्शन फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। और अब आते हैं उस आर्टिकल पर जिसे शायद संविधान का सबसे पावरफुल आर्टिकल माना जाता है, आर्टिकल 21। ये कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए, ये लाइन जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो व्याख्या की है वो कमाल की है। कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ जानवर की तरह सांस लेना नहीं है, बल्कि एक इंसान की तरह पूरी गरिमा और सम्मान के साथ जीना है। और इसी एक सोच की वजह से आज निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, एक साफ सुथरे पर्यावरण में रहने का हक, आजीविका का अधिकार और यहां तक कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी, ये सब के सब आर्टिकल 21 का ही हिस्सा बन चुके हैं। यह दिखाता है कि हमारा संविधान कितना डायनामिक है।
तो ठीक है, हमारे पास इतने सारे अधिकार तो हैं, पर अगर कोई इन्हें माने ही नहीं तो तब क्या? यहीं पर आता है हमारा अल्टीमेट सेफगार्ड, हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, आर्टिकल 32। खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। उन्होंने यहां तक कहा कि इसके बिना यह पूरा संविधान ही अर्थहीन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हर नागरिक को यह पावर देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह के हथियार हैं जिन्हें हम रिट्स कहते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस जो गैर कानूनी हिरासत से तुरंत रिहाई का आदेश देता है, मैंडमस जो किसी सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने का आदेश देता है, सरशरारी और प्रोहिबिशन जो निचली अदालतों को उनके दायरे में रखते हैं, और क्वो वारंटो जो पूछता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से कोई सरकारी पद संभाले हुए हैं। और आखिर में एक पूरी तस्वीर देखने के लिए समझना भी जरूरी है कि ये अधिकार जितने शक्तिशाली हैं उतने ही बैलेंस्ड भी हैं। ये अनलिमिटेड नहीं है, इनकी भी कुछ सीमाएं हैं। मिसाल के तौर पर जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 में दी गई आजादियां अपने आप सस्पेंड हो जाती हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, 44वें संविधान संशोधन के बाद यह साफ कर दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर्टिकल 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी भी किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और हां, संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, लेकिन 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच दी। कोर्ट ने कहा कि संसद संशोधन तो कर सकती है, पर संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती, और मौलिक अधिकार इस मूल ढांचे का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो कुल मिलाकर मौलिक अधिकार हमारे संविधान का वो धड़कता हुआ दिल है जो हर नागरिक को गरिमा, आजादी और न्याय का भरोसा देते हैं। पर यहां एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे हमारा समाज AI, क्लाइमेट चेंज जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे इन मौलिक अधिकारों की परिभाषा और दायरा कैसे विकसित हो?